अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्थानीय पदाधिकारी हैं भाजपा के, महानगर की कमेटी है, कार्यालय प्रभारी कमेटी है या जो जिले की कमेटी है, क्या वो जिम्मेवारी लेगी? अब मेरे साथ इस तरह से मुझे 2 बार कॉल आ चुकी हैं कि आपने ये क्या कर दिया और आपकी हिम्मत कैसे हुई है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आप सोच समझ के बात करें, किससे बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अभी जो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, क्या समाज के लोग मेरा साथ देंगे? क्या इसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन लेगा? क्योंकि जो लगातार काम कर रहा हूँ प्रोनो बेसिस पे समाज के लिए बिना निस्वार्थ जो काम करने में लगा हूँ, हमारे सभी सदस्य लगे हैं, तो इसका मतलब तो आज मैं हूँ, फिर मेरी समिति है, हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनको भी धमकियाँ मिलेंगी, उनकी भी जान खतरे में है। आप कुछ भी कर सकते हैं, सत्ताधारी दल है। मैंने बोला आपके सत्ताधारी को धमकी दे रहे हो, तो बस उनके शब्द था कि दोबारा से ऐसा ना हो जाए। तमाम खबरें आप देख रहे हैं किस तरह से वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसके जो नुमाइंदे हैं बहुजन समाज के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। राम मंदिर का मामला हो, साकेत का मामला हो, या वर्तमान में हाल ही में राजस्थान से लगातार आ रही दलितों के ऊपर अत्याचार की खबरें हों, किस तरह से दलितों को चप्पल में पेशाब पिलाया जा रहा है, किस तरह से बोतल में पेशाब पिलाकर उनको नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये काम सिर्फ देहातों तक ही सीमित नहीं है, अब ये कड़ी घूमकर शहरों तक भी रुख करने लगी हैं। एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, हमारे बहुजन समाज के बड़े ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं प्रमोद AR निमेश, गाजियाबाद में वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उनको आज एक बीजेपी के तथाकथित दलित नेता ने देख लेने की धमकी दी है। आइए जानते हैं प्रमोद AR निमेश से क्या है पूरा मामला और क्यों मिली है उन्हें समाज सेवा करने के बदले दलित नेता से धमकी। सभी साथियों को जय भीम। एक्चुअली मामला ये हुआ था कि आज जब मैं घर की न्यायालय से कोर्ट से घर की तरफ जा रहा था, 2 मिस कॉल आ रही थी, तो वो मैंने चलती गाड़ी में अटेंड नहीं करी, तो घर जाके मैंने उससे बात करी, तो उधर से फ़ोन आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। मैंने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मामला। तो मामला ये था कि जो अपना अनुसूचित जाति छात्रावास है नंदग्राम में, उसमें पिछले 3 महीने से लाइट और उसको कोविड सेंटर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो 2 तारीख में जो सिटी में साहब ने ऑर्डर पास किया था, उसको हमने ज्ञापन देकर उसको चैलेंज करने के लिए मैं बोला था कि हम अगर ये इसको कोविड सेंटर के लिए नहीं दिया गया तो इसको हम चैलेंज करेंगे। तो सिटी में साहब ने बताया था कि वहाँ पर छात्र नहीं रहते। हमने कहा ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए जाके आप वहाँ पर। जब वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने ली तो पता लगी छात्र यहाँ रहते हैं। उससे पहले उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया था समिति के लोगों को बात करने के लिए, फिर इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन को पाया कि वाकई में वहाँ छात्र रहते हैं। लगभग कितने छात्र वहाँ रहते हैं? लगभग अभी 60 से 65 छात्र हैं, बाकी सब लोग कुछ घर गए हुए हैं, उसका सेशन खत्म था, अब नए सेशन शुरू हुआ है, आ गए हैं सब लोग। तो वहाँ पर लाइट भी मुझे सुनने में आया कि 3-4 महीने से छात्रों की लाइट भी काटी गई थी। हाँ, 16 मार्च से वहाँ लाइट कटी हुई थी, लगातार छात्र उस पर प्रयासरत थे। अप्रैल में मेरे पास फ़ोन आया, मैं वहाँ पर गया, वहाँ की स्थिति देखी। 17 अप्रैल में लड़कों ने मुझे एक प्रपोजल मुझे लिख के दिया कि वकील साहब आप अपने तरफ से हमारी मदद करें, तो मैंने उस पर उसी समय से उस पर कार्रवाई कर रहा था। अब जाके छात्रों के संघर्ष समिति के हमारे सब प्रयासों लाइट जुड़ी और कोविड सेंटर बनने से रुका। तो लगभग कितना बिल था उसका? बिल नहीं था, उसका ट्रांसफार्मर फूक गया था और शासन उसमें अनदेखी कर रहा था, प्रशासन जी लगातार। तो उसको तो ये गैर जिम्मेदार हरकत प्रशासन की तरफ से है या जो संचालक हैं छात्रावास के, उन्होंने अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की? संचालक कौन है वहाँ पर? संचालक है वहाँ मिस्टर नेगी जी। तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी विभाग में कि वहाँ पर बच्चे नहीं रहते हैं, जबकि बच्चे वहाँ लगातार रह रहे हैं। मतलब संचालक ने किसी बाहरी तत्वों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम SC ST OBC बहुजन समाज पे सरकार का लगातार टारगेट है। मेरठ छात्रावास की बात करूँ तो 2 साल हो गए सभी जिले में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यही हाल है छात्रावास को लेकर। तो ये छात्रावास भी टारगेट था, इस पर हमने प्रयास किया तो उसको कोविड सेंटर से बनने से रोका गया। तो हमने अपना जो सबमिशन दिया था सिटी मिनिस्टर साहब को बोला था कि ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी महोदय ने प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्वायर किया, तो आप भी अभी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनको करें। जो छात्रावास में छात्र रह रहे हैं उनका ना करें। तो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद, समिति के ज्ञापन पर नोटिस आने के बाद उन्होंने वहाँ देखा, उन्होंने उसको कैंसिल करा। तो लाइट की समस्या के लिए हम समाज कल्याण अधिकारी से मिले, उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन हम का समय दीजिए, इस पर कार्य चल रहा है, हम कर देंगे जल्दी। तो वर्तमान में वहाँ पर लाइट जुड़ गई है? वर्तमान में वहाँ लाइट जुड़ गई है। तो हमने एक लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे किसी ने भेजा कि भाजपा वालों ने दूर की छात्रों की समस्या। तो इस बीच में एक घटना ये घटी कि इस चीज़ का उन्होंने शायद कुछ
अपना नाम करना था, या कहते हैं ना कि दूसरे काम पर बूंदी लूटना, इस तरह से हम बोल सकते हैं साधारण भाषा में। तो वहाँ पर उन्होंने जाके अपने प्रेशर में बिजली विभाग के साथ मिलकर, जो गर्ल्स हॉस्टल बंद हो चुका है उसी बाउंड्री से लगे हुए छात्रों के जो बॉयज़ हॉस्टल है उसके बराबर की जो बाउंड्री है उसमें जो बंद है वो NRI जेल है, जिनके वीज़ा वगैरह खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पर उनको रखा जाता है, एक तरह डिटेंशन सेंटर है। तो उसको वहाँ की लाइट से बीजेपी नेताओं ने जाकर वो लाइट उन्होंने वहाँ जुड़ा दी जी। प्रशासन की नज़र में आने के बाद जो लाइट दूसरे मीटर जुड़ी गई थी, तत्काल प्रभाव से ADM साहब थे, जो बच्चों ने मुझे बताया था, संबंधित थाना पुलिस थी और समाज कल्याण अधिकारी संजय व्यास जी थे। उनकी मौजूद में लाइन काट दी गई। जब मेरे को छात्रों ने वहाँ बताया कि लाइट फिर कट गई है सर, तो मैंने कहा कल तो लाइट जुड़ी थी, कह रहे वो गलत तरीके से लाइट जुड़ी गई थी, वो कट गई है। तो मैं वहाँ दोबारा गया, मैंने फिर पूछा बच्चों से क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि दूसरे मीटर से लाइट जुड़ दी। तो मैंने उसमें उसी समय जब वहाँ पता कितने जुड़वाई थी, पता लगी महानगर संजीव त्यागी जी आए थे और महानगर कार्यालय प्रभारी संजय त्यागी जी आए थे और समस्त पदाधिकारी थे, उन्होंने लाइट जुड़ाई थी और लाइन फिर कट गई। तो मैंने अवैध तरीके से, अवैध तरीका था वो, बिल्कुल इलीगल तरीका था दूसरे मीटर से। वो शायद मेरे ख्याल से SSP साहब के नाम से वो मीटर का कनेक्शन चलता है। इस तरीके से अवैध जो लाइट जोड़ी गई, क्या उससे छात्रों के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता था जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता है। उसमें जो भी स्थानीय नेता थे बीजेपी के, जो पदाधिकारी थे, वो उसमें अपना कुछ राजनीतिक लाभ उसमें देखना चाह रहे थे। वो लाइट जुड़ा दी गई तत्काल प्रभाव से। उसमें जब मेरे को पता लगा तो मैंने महानगर अध्यक्ष को हॉस्टल से ही बच्चों के सामने फ़ोन किया। एक बार फ़ोन के बिजी गया, दूसरी बार फ़ोन काट दिया गया। फिर मैंने उस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली कि भाजपा महानगर पदाधिकारी द्वारा लाइट जोड़ी गई और फिर प्रशासन ने उसको काट दिया, जो कि गलत तरीके से जुड़ी थी। अगर बच्चों पर कोई इलीगल कार्रवाई होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके अगले दिन मेरे पे फिर भाजपा नेताओं का फ़ोन आता है, भाई तुमने ये क्या कर दिया, मैंने क्या गलत लिखा है? अगर मेरठ में FIR हो चुकी है, अगर यहाँ भी FIR होगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा? अनुसूचित जाति को, बच्चों को टारगेट करके, ट्रैपिंग करके क्यों फंसाना चाहते हो आप लोग? जब आपको मालूम है सरकारी प्रयास चल रहे हैं, वो लाइट आने वाली है, तो अपनी गलत तरीके से लाइट क्यों जुड़ाई? तो इसमें धमकी का क्या मामला रहा? धमकी मामला ये रहा, तो मैंने जो कुछ साथी हैं उनसे जिक्र करा कि आप काम कुछ करते नहीं हैं, तो केवल नाम करते हैं, दूसरे काम पे आप क्यों अपने नाम पर? तो उन्होंने शिकायत करी महानगर कार्यालय में। मेरे पास फ़ोन आया कि बीजेपी महानगर कार्यालय, बीजेपी महानगर कार्यालय में बैठ गाजियाबाद मुझे फ़ोन करा कि एक नितेश शर्मा नाम के लड़के से आपने ऐसा बोला था और महानगर अध्यक्ष के सामने बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की कि दूसरे के नाम पे बूंदी लूटते हैं? मैंने अगर आपने प्रयास किया है तो उसमें आप कोई पेपर साक्ष्य देखें। जबकि मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर इस पर काम करें। मैंने खुद आह्वान करा था सभी लोग एक होकर इस पर काम करें। अगर आपने कोई काम किया है तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें आप कि आपने काम किया है। हमने ज्ञापन दिया था, सीडर साहब ने हमको कॉल की, मीटिंग करी, हमको बुलाया, ऑर्डर कैंसिल हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि हमने किया है, हम कह रहे हैं कि समिति के प्रयास से, छात्रों के संघर्ष से, 3 महीने से लगे हुए बच्चों के आज प्रयास जब फलीभूत हुआ है, तो आप वहाँ जाकर नाम क्यों कर रहे हैं गलत तरीके से? फिर अगर मैंने वो बात रखी समाज में, सोशल मीडिया पे, और मैं काम करता रहता हूँ समाज के लिए, जो मेरे से हो पाता है जितना, उसमें आप लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा, दोबारा मत कहना। मैंने कहा मेरा संवैधानिक अधिकार है, अगर सत्ता पक्ष के विरुद्ध कुछ कार्य होता है तो मैं उस पर बोलूँगा, खुला बोलूँगा, सोशल मीडिया बोलूँगा, लाख बार बोलूँगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्थानीय पदाधिकारी हैं भाजपा के, महानगर की कमेटी है, कार्यालय प्रभारी कमेटी है या जो जिले की कमेटी है, क्या वो जिम्मेवारी लेगी? अब मेरे साथ इस तरह से मुझे 2 बार कॉल आ चुकी हैं कि आपने ये क्या कर दिया और आपकी हिम्मत कैसे हुई है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आप सोच समझ के बात करें, किससे बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अब जो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, क्या समाज के लोग मेरा साथ देंगे? क्या इसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन लेगा? क्योंकि जो लगातार काम कर रहा हूँ प्रोनो बेसिस पे, समाज के लिए बिना निस्वार्थ जो काम करने में लगा हूँ, हमारे सभी सदस्य लगे हैं, तो इसका मतलब तो आज मैं हूँ, फिर मेरी समिति है, हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनको भी धमकियाँ मिलेंगी, उनकी भी जान खतरे में है। आप कुछ भी कर सकते हैं, सत्ताधारी दल है। मैंने बोला आप क्या सत्ताधारी आप धमकी दे रहे हो? तो बस उनका शब्द था कि दोबारा से ऐसा ना हो जाए। तो अभी इसमें मतलब धमकी किस तरीके की दी गई है आपको? कह रहे सोच समझ के बोलना, दोबारा मत कर देना ऐसी हरकत, दोबारा मत लिखना कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो कौन है ये बीजेपी के नेता? ये महानगर महामंत्री हैं संजीव गौतम जी। इनका कल भी मेरे को फ़ोन आया था, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वयं से भेजी थी
मैंने वो काफ़ी जब वेट करके कि कौन है तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है समाज के हैं तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 1 महीने समथिंग उनकी वेटिंग में रही थी तो मैंने उनको किया। फिर वो कहता है कि मेरे को आप उसको ना पोस्ट मत किया करो, मेरे को टैग मत किया करो। मैंने सर ठीक है नहीं करेंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल दो, अनफ्रेंड कर दो, कुछ भी कर दो। आज फिर उन्होंने फ़ोन करके धमकी दी कि मैंने तुम्हें कल भी समझाया था और आज फिर समझा रहा हूँ कि हर आदमी नहीं होता, सोच समझ के बोला करो, ये करा करो, वो करो करो, आज के बाद मत बोलना। तो अभी आप इसमें क्या कार्रवाई करने वाले हैं? मैं जो स्थानीय प्रशासन है उनसे अपील करूँगा और अपने जो हम, चूँकि मैं कोर्ट जाता हूँ आता हूँ, न्यायालय परिसर में रहता हूँ, तो मैं भी अपने बार एसोसिएशन से अपील करूँगा कि इस मामले का संज्ञान लें। प्रशासन शासन से भी अपील करूँगा संज्ञान लें और खुद भाजपा के जो नेता हैं, उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी है, उनसे अपील करूँगा इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। तो आज जिस तरीके से बीजेपी का जो रुख है खासकर दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ, वो किसी से छिपा नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? लगातार बहुजन विरोधी SC/ST के खिलाफ ये कार्य कर रहे हैं। एक तरफ तो वो उनका शोषण करते हैं, रोज आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम दे सकते हैं। अभी 2 दिन घटना ताजी चल रही है कि जूती में पानी पिलाया, पेशाब पिलाया, उधर गंजा करके घुमा रहे हैं, मुंह काला करके घुमा रहे हैं। एक तरफ तो शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ मल्लम लगाने का ढोंग करके ये बहुजन समाज को बरगलाने का, बहकाने का लगातार काम कर रहे हैं। तो आप आज इस मीडिया वार्ता के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सभी बहुजन समाज को अपील करना चाहूँगा, मीडिया बंधुओं से अपील करना चाहूँगा, सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि इनके रचे हुए प्रवचन से दूर रहें, सब एकजुटता का परिचय दें। मेरे जैसे भाई बहुत सारे बहुजन समाज को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनका साथ दें, उनका समर्थन करें और जो इस तरह के इलीगल एलिमेंट्स पार्ट जो कार्य कर रहे हैं धमकी देने का, उनको सबक सिखाने का काम करें। सबको नमोदय, जय भीम। जैसा कि वीडियो प्रारंभ होते ही मैंने बताया था कि किस तरह केंद्र सरकार और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, किस तरह से बहुजनों के ऊपर लगातार अत्याचार चल रहे हैं। छोटे से छोटा भी मुद्दा कोई होगा बहुजन समाज को दबाने के लिए तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि आपकी गर्दन एक बार उनके हाथ में आनी चाहिए और वो आपका टैटवा दबा देंगे। यहाँ पर भी यही हुआ। जो संचालक है नेगी जी, उन्होंने प्रशासन को ये खबर दी कि हॉस्टल में कोई बच्चे नहीं रहते, हॉस्टल खाली पड़ा है, आप इसको कोरोना सेंटर बना दीजिए। जबकि जमीनी स्तर पर हॉस्टल में 60 से 65 बच्चे रह रहे हैं।